तो हम बात कर रहे थे यार मेंस की पीवाईक्यूज की। तो जीएस पेपर 4 एथिक्स की पीवाईक्यूज की बात करते हैं, जो कि मेंस मैथ 2020 की हमने सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन देख लिए। हम यहाँ पे एथिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं यार। केस स्टडीज हम डिफरेंटली कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ, वो डिफरेंट सीरीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एथिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो सात क्वेश्चन बचा है सेक्शन बी में, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड रूल्स, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग दैम। हमको लॉ एंड रूल्स के बीच में डिफरेंस बताना है और उनका रोल भी बताना है। ठीक है, सो फिर से पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल्स एंड लॉज एंड डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग दैम। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट लॉ एंड एथिक्स और लॉ एंड रूल्स। बॉडी में हम क्या बताएंगे? डिफरेंस बताएंगे, बिकॉज हमको डिफरेंस पूछा है किसके बीच में? लॉस एंड रूल्स के बीच में, है ना। रूल बताएंगे, रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग रोल्स लॉज एंड रूल्स। ओके, रूल्स ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स। कंक्लूजन, रिलेवेंट स्टेटमेंट्स के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। लॉ एंड रूल्स के बारे में बताते हैं। सो लॉ एंड रूल्स आर व्हाट? दिस आर एसेंशियल मैकेनिज्म जो कि रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, है ना, जिससे ऑर्डर मेंटेन रह पाए सोसाइटी के अंदर, है ना। इनमें एक कॉमन गोल ये है कि ये एक इंडिविजुअल के एक्शन को, है ना, एक स्कोप में रखते हैं, एक दायरे में रखते हैं यार। ठीक है, सो अब सिंपल से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दैट लॉस and rules are essential mechanisms that regulate human behavior and establish order within सोसाइटीज। रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ये इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी के अंदर सीधा मूव करते हैं भाई, डिस्टिंग्विश करेंगे लॉस एंड रूल्स के बीच में। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लॉज एंड रूल्स। जो लॉज होते हैं दे आर लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्स बाय द स्टेट, वेयर एज जो रूल्स होते हैं, है ना, दे आर टिपिकली इनफॉर्मल एंड एनफोर्स बाय सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सरकार ने जो बनाया है वो नियम है, एंड जो दुनिया ने एक तरह से बनाया है सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, सोसाइटी की चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे पास क्या है? रूल्स हैं। सो लॉज आर legally binding and enforced by the state, whereas rules are typically informal and enforced by social norms and expectation. Laws are legally binding and rules are informal. ये पहला डिफरेंस हो गया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लॉज हैं दे आर कोडिफाइड इनफॉर्मल लीगल टेक्स्ट, वेयर एज हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो एक माना मतलब अनरिटन होते हैं, एक धारणा बेस्ड होते हैं, दे आर इम्प्लिसिट। लॉज आर यूजुअली कोडिफाइड इन फॉर्मल टेक्स्ट
whereas rules may be implicit or unwritten. ओके और एक डिफरेंस बोल सकते हैं कि जो लॉज होते हैं है ना जनरली ब्रॉडर होते हैं एंड देर अप्लाई टू वाइडर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, वेयर जो रूल्स होते हैं ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. लॉस आर typically broader in scope and apply to a wider range of behavior and activities, whereas rules may be more specific and apply to a particular context or domain. तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया ना. रोल ऑफ एथिक्स की बात करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स. रोल ऑफ एथिक्स in formulating laws and rules. पहले तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर देखें तो हमारे पास एथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. बिकॉज एथिकल प्रिंसिपल्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखते हैं यार, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. एथिक्स आर रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनश्राइनिंग principles of justice, equality and liberty guiding the formulation of laws. ओके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको दिखते हैं हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर दिखते हैं यार. 2005 की जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था उसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एथिकल प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं. सो एथिक्स आर अपहेल्ड बाय ग्रांटिंग सिटीजन द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, फोस्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. एथिक्स आर अपहेल्ड बाय ग्रांटिंग citizens the right to access information, fostering transparency, accountability and participatory गवर्नेंस. हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड जो वर्क प्लेस एक्ट है उसमें भी हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं. बिकॉज इट टॉक टू एम्फेसिस ऑन गिव एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड क्रिएटिंग अ सेफ एंड रेस्पेक्टफुल वर्क इन्वायरमेंट.
the sexual harassment of women at workplace Act 2013. 6 are evident in this act through its emphasis on gender equality, dignity, and creating a safe and respectful work, creating a safe and respectful work environment. Okay, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट ओवरऑल द रोल ऑफ एथिक्स in formulating laws and rules is crucial in ensuring that they are consistent with social and moral norms, जो कि प्रमोट करेगा वेलबींग दोनों का, इंडिविजुअल का भी एंड सोसाइटी का भी. सो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं. सो ओवरऑल द रोल ऑफ एथिक्स इन formulating laws and rules is crucial in ensuring that they are consistent with social and moral norms and promote the well-being of individual and society as a whole. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स. हमने डिस्टिंग्विश किया भाई. हमने बताया कि कैसे हमारे पास जो लॉज हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं एंड रूल्स जो होते हैं वो हमारे पास इनफॉर्मल होते हैं. लॉज जो होते हैं वो कोडिफाइड होते हैं एंड रूल्स जो होते हैं वो अनरिटन होते हैं. लॉज जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं एंड रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, तो हमने पहले पार्ट को डिस्टिंग्विश लॉज एंड रूल्स को कर लिया. नाउ डिस्कस द रूल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम. तो लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास जो एथिक्स का रोल है वो क्या था? लॉज एंड रूल्स को फॉर्मुलेट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्मुलेट करने में एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस का प्रिंसिपल, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, लिबर्टी का प्रिंसिपल देखने को मिलता है. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब बनाया तो एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को देखते हुए इसको बनाया गया भाई. दी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है ना, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, विच टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, है ना. यहाँ पे ये जो है इक्वलिटी, डिग्निटी एंड क्रिएटिंग अ सेफ एंड रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट की बात करते, तो इनमें भी एथिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है इनको फॉर्मुलेट करने में. लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट दे आर क्रूशियल. यार एथिक्स का रोल बहुत क्रूशियल है इन फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड लॉज, बिकॉज ये कंसिस्टेंट होते हैं सोशल एंड मॉरल नॉर्म्स के साथ और एक सोसाइटी और इंडिविजुअल के वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस. व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन. ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे बात करनी है पॉजिटिव एटीट्यूड की. फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई. A positive attitude is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contribute to a positive attitude in a person? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई? हमारे पास तो डिफाइन कर सकते हैं यार एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है. ओके, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे जो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज हमसे क्या पूछा गया? व्हाट कंट्रीब्यूट टू दी पॉजिटिव एटीट्यूड. सो द फैक्टर्स दैट
contributes to a पॉजिटिव एटीट्यूड, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड कैसे करेंगे भाई, सिग्निफिकेंस बता के। ओके, सिग्निफिकेंस बता के कंक्लूड करेंगे। आंसर क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सो डिफाइन करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड यार? अ पॉजिटिव एटीट्यूड it refers to a mental and emotional state characterized by what? Characterized by optimism, constructive thinking and hopeful outlook. Optimism, constructive thinking and a hopeful outlook. Optimism, constructive thinking and a hopeful outlook, ये क्या पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू पॉजिटिव एटीट्यूड। सो फैक्टर्स दैट contributes to a positive एटीट्यूड। इसमें हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, okay, because understanding own emotion and values and goal can help a person to develop positive outlook. Understanding one's own emotions, values and goals can help a person develop a positive outlook and cope with stress. स्ट्रेस को ये मैनेज कर सकता है। सो सेल्फ अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Resilience and adaptability is an important factor that contribute to a positive attitude यार। Resilience and adaptability कैसे? Because जो एबिलिटी है टू बाउंस बैक फ्रॉम, गिर के उठने वाली जो एबिलिटी है ना, वो एक आदमी को नए सिचुएशन से है ना आसानी से चैलेंजेस को फेस करने से, नए सिचुएशन से निकलने में हेल्प करता है। सो having the ability to bounce back from setbacks and adapt to new situations can help a person maintain a positive attitude and face ऐसे ज़्यादा बड़ा लिखते हुए ऐसे लिखते हैं बस। हाँ, having the ability to bounce back and from setbacks and adapt to new situations, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड को कंट्रीब्यूट करता है। उसका सोशल सपोर्ट एंड टीम वर्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यार। सोशल सपोर्ट एंड टीम वर्क, बिकॉज जो अगर एक नेटवर्क है, सपोर्टिंग नेटवर्क है कलीग्स का, मेंटर्स का, फ्रेंड्स का, है ना, वो एक इंसान को मोटिवेट रखता है एंड पॉजिटिव रखता है यार। हैविंग अ
supportive network of colleagues, mentors and friends can help a person stay positive and motivated. ओके हमारे पास अगर एग्जाम्पल्स दें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे सकते हैं यार, है ना। उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, है ना, बिकॉज हर एडवर्सिटी में वो कम बैक करने की बात करते थे, क्योंकि उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक रखा था यार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was known for his positive attitude and resilience in the face of adversity, है ना। यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद की बात कर सकते हैं, जिन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड को बहुत इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस दिया है भाई, है ना, इन अचीविंग वंस गोल एंड लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। स्वामी विवेकानंदा emphasize the importance of a positive attitude in achieving one's goal and living a fulfilling life, है ना। देखो अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड को एक फ्लो चार्ट से बता सकते हैं यार। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पीसफुल लाइफ एंड सोसाइटी प्रोवाइड करता है यार, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड से गुड थॉट्स एंड इंटेंशन होते हैं, ना। गुड थॉट्स एंड इंटेंशन होंगे तो गुड बिहेवियर होगा, है ना। गुड बिहेवियर है तो गुड एटीट्यूड होगा, है ना। गुड बिहेवियर गुड एटीट्यूड से तो गुड एक्शन होगा, एंड गुड एक्शन जो होता है इट रिफ्लेक्ट्स बैक सेम गुडनेस। ये हमने 2007-21 या फिर 22 में ना इसी प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बनाया था फ्लो चार्ट। सो ग्रोइंग गुडनेस एंड हेल्पिंग हैंड्स इन द सोसाइटी, अगर आपने खुद को सेटबैक करेगा और आपको अच्छा मिलेगा दुनिया में तो आप फिर से अच्छा करने की कोशिश करोगे। सो ग्रोइंग गुडनेस एंड हेल्पिंग हैंड इन सोसाइटी, एंड जिससे फिर से पीसफुल लाइफ एंड सोसाइटी होगा यार। सो एक साइकिल चलता जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इज एसेंशियल फॉर अ सिविल सर्वेंट टू इफेक्टिवली सर्व द पब्लिक एंड मेंटेन अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। Thus, positive attitude is essential for civil servants to effectively serve the public and maintain a positive work environment। ओके सो ये बात है, ये हमारे पास आंसर था भाई क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन क्या था, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। व्हाट कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। ठीक है,
तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है, उसके डेफिनेशन से, है ना। एक ऑप्टिमिस्टिक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग या फिर होपफुल आउटलुक रखना इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड यार, ठीक है। इसके बाद हमने कौन कौन से फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस एंड रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, है ना। सोशल सपोर्ट एंड टीम वर्क जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने एग्जांपल दिए स्वामी विवेकानंद का, एपीजे अब्दुल कलाम का। लास्ट में हमने इंपॉर्टेंस बताया भाई पॉजिटिव एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है पीसफुल लाइफ करने में। पीसफुल लाइफ जब होता है तो गुड थॉट्स आते हैं, इंटेंशन होता है, गुड बिहेवियर होता है, फिर गुड बिहेवियर से गुड एक्शन होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है। गुड एक्शन आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, है ना। सोसाइटी अच्छा होता है उससे फिर से पीसफुल लाइफ होता है यार, है ना। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये एसेंशियल है, यस पॉजिटिव एटीट्यूड इज एसेंशियल फॉर अ सिविल सर्वेंट टू इफेक्टिवली सर्व द पब्लिक एंड मेंटेन व्हाट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमको बात इसी करनी है जेंडर इनइक्वालिटी की, बात करने की कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन दिस रिगार्ड, ठीक है। सावित्री बाई फुले का कंट्रीब्यूशन की बात करनी है इन जेंडर इनइक्वालिटी। सो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर से पढ़ते हैं भाई, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले इन दिस रिगार्ड। तो हम यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने के साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, बॉडी के अंदर हम किसकी बात करेंगे भाई, मेन फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे। मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, है ना। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले की बात करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन में किसकी बात करेंगे भाई, कंक्लूजन में वी कैन टॉक अबाउट सावित्री भाई के कंक्लूजन क्या था उसको हम मतलब कंट्रीब्यूशन को समराइज कर देंगे या फिर वे अहेड दे देंगे, क्या करना चाहिए हमको जेंडर इनइक्वालिटी के रिगार्ड में वो हम बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको क्या बताती है। सो जेंडर इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू, है ना, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम gender inequality according to World Economic Forum, it refers to the unequal treatment, opportunities and outcomes between individuals based on gender. ओके, जब अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है बेस्ड ऑन जेंडर, इट इज व्हाट वी कॉल जेंडर इनइक्वालिटी। एंड जो फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी वो क्या क्या हैं भाई, फैक्टर्स responsible for gender inequality in India। सबसे पहले जो फैक्टर है वो जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है या फिर वैल्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है यार। पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ओके, बिकॉज जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल है ना, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रायोरिटाइज करता है मैन ओवर वुमेन, जो कि इंडिया के कल्चर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिजल्टेड है। तो उसकी वजह से, है ना, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। दिस हैज रिजल्टेड इन unequal
treatment of women in various spheres of life, patriarchal norms and values। उसके बाद हमारे पास lack of access to education and employment opportunities। जो एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के लिए जो एक्सेस है वो कम है ना, विच लिमिट देयर एबिलिटी टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेट फुल्ली इन सोसाइटी। which limits their ability to achieve economic independence and participate fully in सोसाइटी, है ना। और क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास जो लॉज हैं दैट रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, उनकी एबिलिटी को कम करते हैं टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बट अब तो ये ठीक हो गया, बट हाँ कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रहा था इंडिया में। फॉर एग्जांपल लॉज दैट रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स, limit their ability to achieve economic independence, limit their ability to achieve इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास सावित्री बाई फुले कंट्रीब्यूशंस की बात करनी है। तो सावित्री बाई फुले जो थी, he established the first school in India in 1848 and worked tirelessly to promote girls' education and women's rights. Anna, who was a social reformer and women rights activist, a social reformer and women rights activist। She established the first girls' school in India, in 1848 and worked tirelessly to promote girls' education and women rights, है ना। एंड ऑल्सो ये इन्होंने शेल्टर बनाया था फॉर दोज वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड एस्टेब्लिश्ड अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड एडवोकेसी फॉर वुमेन। ठीक है, शी ऑल्सो founded a shelter for women who were victims of domestic violence and
established a women's organization to provide support ओके। सो ये हमने कंट्रीब्यूशन किया है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटी का, फिर जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए हमने मी टू मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च चलाया गया था, है ना। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो थी वो हम बता सकते हैं मलाया है ना यूसुफजई की बात कर सकते हैं, जो कि एक गर्ल्स एजुकेशन एंड यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट थी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के लिए लड़ा था यार, उसकी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट फुले वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर वुमेन राइट मूवमेंट इन इंडिया एंड इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ओके, thus Fule's work laid the foundation for the women's right movement in India and inspired generations of women to fight for their rights। ओके, तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो मेन फैक्टर्स की हमने बात की, लाइक लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज हैं उसकी बात की हमने, है ना। उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं लाइक वायलेंस एंड हरासमेंट जो होता है भाई, है ना, वो भी एक तरह से यहाँ पे कारण है उनका जेंडर इनइक्वालिटी का। एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ सावित्री बाई फुले की बात करें तो यहाँ ने क्या किया था भाई? फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया था, शेल्टर बनाया था फॉर दी गर्ल्स जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के, है ना, विक्टिम थे, है ना। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिससे वो उनको सपोर्ट कर पाए, दिनचर्या चला पाए। लास्ट में कंक्लूड किया कि इनका जो वर्क था वो फाउंडेशन था भाई फॉर वुमेन राइट मूवमेंट इन इंडिया, है ना, और वो लड़ने में हेल्प किया वुमेन्स को फॉर देयर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? The current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with the traditional values discussed। हमको किसकी बात करनी है भाई? जो इंटरनेट के जो एक्सपांसन है उससे जो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज से, उसको डिस्कस करना है। फिर से आप पढ़ते हैं। द करंट इंटरनेट एक्सपांसन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज डिस्कस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? वी कैन मेंशन अबाउट दी एसेंशियलिटी ऑफ द स्टेटमेंट कि कैसे, हाँ भाई सही बोल रहा है, इंटरनेट एक्सपांसन ने कल्चरल वैल्यूज़ है ना, वो चेंज की है, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज इंस्टिल की है। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर हम रिलेवेंस को बता सकते हैं इस स्टेटमेंट का विथ एग्जांपल, दैट इज रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स, है ना। हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स को बता सकते हैं यार, प्रोज एंड कॉन्स को बता सकते हैं, नहीं, प्रोज एंड कॉन्स को बताना है ऑफ द इंटरनेट, किसके ऊपर? वैल्यूज के ऊपर। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे विद अ वे अहेड। ओके, सो जो करंट इंटरनेट एक्सपांसन है वो हमारे पास सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है यार, है ना। एंड जो चेंजेस हैं, द करंट इंटरनेट एक्सपांसन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस, the current internet
expansion has brought about significant changes in our society, including the changes, and these changes है ना, these changes have implication on various aspect of our lives, including social, political and economic, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बताना है इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको, है ना, विथ सम बोल सकते हैं इलस्ट्रेशंस के साथ, है ना, कि कैसे चेंजेस ला रहा है ना। जो इंटरनेट है इट इज चेंजिंग सोशल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल जो हैशटैग मीटू मूवमेंट था, इट गेन मोमेंटम इन इंडिया through what? Through social media. Social media bringing attention to issues of sexual harassment and challenging the traditional power dynamics. Okay. तो सोशल इंटरेक्शन का जो तरीका था वो चेंज हो रहा है भाई। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या फिर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है इंटरनेट से। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो टैबू सब्जेक्ट हैं, लाइक इंटरकास्ट मैरिजेस, LGBTQ राइट्स को, है ना, जेंडर इक्वालिटी को, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट दैट discuss taboo subjects such as intercaste marriages, LGBTQ plus rights, gender equality। तो ये यहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज नॉर्म को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज दी ट्रेडिशनल नॉर्म्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ऑनलाइन एक्टिविज्म है वो बढ़ रहा है यार, है ना। यूथ कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस ऑन यूथ कल्चर
एग्जाम्पल के तौर पे जो बॉलीवुड फिल्म्स है हैज इन्फ्लुएंस व्हाट ग्लोबल ट्रेंड एंड वेस्टर्न वैल्यूज, जो कि चेंज कर रहे हैं सोसाइटल एटीट्यूड्स को टुवर्ड रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। बॉलीवुड films have been influenced by global trends and Western values, reflecting changing societal attitude toward relationship, individualism and personal expression। ओके लास्ट में हम कंक्लूड, और भी बहुत सारे लाइक डिजिटल डिवाइड एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज आ रही हैं भाई, है ना। सो सब चीज़ मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस between traditional and emerging cultural values, we can harness the full potential of the internet expansion to create a more prosperous, inclusive and resilient society। ओके तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। क्वेश्चन क्या था? The current internet expansion has instilled a different set of cultural norms or cultural values which are often in conflict with traditional values discussed। से पहले तो हमने ना बताया कि कैसे इंटरनेट एक्सपांसन ने डिफरेंट एस्पेक्ट पे यहाँ पे चेंजेस लाए हैं, लाइक सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, है ना। सोशल इंटरेक्शन का जो तरीका है वो चेंज हो रहा था यार सोशल मीडिया से। फॉर एग्जांपल हमने मीटू मूवमेंट में देखा कि कैसे सोशल सेक्सुअल हरासमेंट का जो वर्क प्लेस पे था वो सोशल मीडिया कैसे मोमेंटम गेन किया। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का जो तरीका है वो बदल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिबेट्स हो रहे हैं प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, तो टैबू सब्जेक्ट, जो सो कॉल्ड टैबू सब्जेक्ट्स पे, है ना। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, इंटरकास्ट मैरिजेस, LGBTQ राइट्स, है ना, जेंडर इक्वालिटी पे। तो ये तरीका चेंज हो रहा है इंटरनेट की वजह से। हमारे पास जो यूथ कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंटरनेट से चेंज हो रहा है, बिकॉज बॉलीवुड फिल्म जो हैं वो इन्फ्लुएंस बाय द ग्लोबल ट्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, जो तरीका है रिलेशनशिप का, इंडिविजुअलिज्म का, पर्सनल एक्सप्रेशन का, वो चेंज हो रहा है भाई। तो हमने बोला दी लास्ट, अगर हमको एक प्रॉस्परस, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सोसाइटी है तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है भाई ट्रेडिशनल और इमर्जिंग कल्चरल वैल्यूज पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स। ठीक है, कोटेशन का मतलब हमको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कंडेम नॉन इफ यू कैन नॉट, और condemn none if you can stretch out a helping hand, do so, if not fold your hand, bless your brothers and let them go their own way। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, है ना, अगर आप हाथ बढ़ा नहीं सकते तो हाथ जोड़ के आगे उसको दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है, उनको अपने रास्ते में जाने दो। सो कंडेम नन इफ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, and if not fold your hand, bless your brother and let them go their own way। स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले कैसे करेंगे भाई, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? एंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग द कोट। बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रिलेवेंस ऑफ द कोट, है ना, और इसको एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे।
उसके बाद कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर देंगे। सो कोटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना, द कोटेशन बाय स्वामी विवेकानंद मीन्स दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम पासिंग जजमेंट ऑन अदर, है ना, दूसरे के ऊपर कमेंट करना, जजमेंट पास करना हमको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेंट हमको फोकस करना चाहिए ऑन हेल्पिंग देम इफ वी आर एबल टू डू, ओके, because if we are not in position to help, we should still wish them well and allow them to make their own choice and live their life as they fit. Okay, the quote of स्वामी विवेकानंदा, या फिर से लिख सकते हैं द कोट The quote means that if we are not in a position to help, we should still wish them well and allow them to make their own choice and live their life as they see fit. ओके, सो इस प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस किया है भाई कोटेशन को एक्सप्लेन करके। नाउ हम एग्जाम्पल की तरफ बता सकते हैं, है ना। जैसे कि सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करते हैं इसी बेसिस पे, ओके। तो जो न्यूमरस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग हैंड को फॉलो करते हैं विदाउट कंडेमनेशन भी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम देखें, सो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है ना, अक्षय पात्र फाउंडेशन है, serves midday meals to underprivileged children irrespective of their background, ensuring they receive proper nutrition and education. प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। तो ये हेल्पिंग हैंड के जो कॉन्सेप्ट है उसी को एक तरह से प्रमोट कर रहा है। हमारे पास जो कम्युनिटी सपोर्ट होता है डिज़ास्टर के समय, है ना, वो हम बता सकते हैं कि देखो भाई वो भी इसी फिलोसफी पे काम करता है। हमारे पास जो फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स है, लाइक अजीम प्रेम जी का एक इनिशिएटिव है ना, जो एजुकेशन हेल्थ केयर इनिशिएटिव को फोकस करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है यार स्वामी विवेकानंद की इस कोट को। एग्जाम्पल अजीम प्रेम जी एंड इंडियन
business tycoon who has committed a significant portion of his wealth to philanthropy। आप समझ सकते थे समाज सेवा ही है, जिसमें वो फोकस के ऊपर करता है, फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, जो कि इस कोड के स्पिरिट को बता रहा है, विच रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ स्वामी विवेकानंदास कोट। ऑर्गन डोनेशन भी एक तरह से आप समझ सकते हो, यही हेल्पिंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट को ही एक तरीके से इसको ये प्रूव कर रहा है यार। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो मोहन फाउंडेशन है वो प्रमोट करने की बात करता है, ऑर्गन डोनेशन को अवेयरनेस जनरेट करने की बात करता है। डिजास्टर के समय जो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं वो भी एक तरह से इसी पे फोकस है, तो उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गन डोनेशन के लिए मोहन फाउंडेशन वर्क टुवर्ड promoting organ donation and raising awareness about its importance। It highlight what? It highlighting the selfless act of blessing others। Highlight the selfless act of blessing others। कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट ही जो स्वामी विवेकानंद का जो कोट है, इट एनकरेज अस टू बी कंपैशनेट एंड हेल्प टुवर्ड अदर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, तो ये जो मैसेज है ये पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है हैज़ हिस्टोरिकली created social division and inequality। So by embracing the values of empathy and service to other, we can work toward breaking down the barriers and creating a more equitable and inclusive society। okay, तो लिख सकते हैं thus embracing the values of empathy and service to others, we can work toward breaking down barriers of social division and inequality, social division and inequality, and creating a more inclusive and equitable society। creating a more equitable and inclusive society। ओके, सो इस प्रकार से हमने आंसर को कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? कंडेम नन if you cannot stretch out a helping hand, do so। if not, fold your hand and bless your brothers। ठीक है, अगर किसी का सेवा नहीं कर सकते दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, एंड लेट देम गो देयर वे, ये स्वामी विवेकानंद का कोट था, हमने इंट्रोड्यूस किया भाई एक्सप्लेनिंग ऑफ द कोट की। ये बता रहा है कि आप दूसरे की मदद करो, दूसरे की अच्छा सोचो, है ना। हमने एग्जांपल्स दिए लाइक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात की, जो कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को पढ़ाता है यार, मिड डे मील देता है।
एंड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करता है। फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स की बात की लाइक अजीम प्रेम जी का जो इनिशिएटिव है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। ऑर्गन डोनेशन लाइक मोहन फाउंडेशन की बात की जो कि दूसरों को ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करता है, अवेयरनेस जनरेट करते हैं ना। सो लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई जब हम क्या कर सकते हैं एम्पैथी एंड सर्विस टू ऑल का, जब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं एथिकल वैल्यूज़ हैं, जब हम उसको एम्ब्रेस करते हैं तो हमारे पास सोशल डिवीज़न एंड इक्वलिटी जो सोसाइटी के अंदर है उसको हम हटा सकते हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी कोटेशन ही है भाई, इसको एक्सप्लेन करना है। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। महात्मा गांधी का कोटेशन है, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others। okay, so सबसे पहले तो इस कोटेशन को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई? हर कोटेशन का इंट्रोड्यूस करने का एक ही तरीका होता है, एक्सप्लेन कर, एक ही तरीका नहीं, बेस्ट तरीका होता है एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को या फिर कोटेशन को। बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, रिलेवेंस बता सकते हैं भाई, है ना, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इसके साथ एग्जाम्पल्स के साथ, एंड उसके बाद कंक्लूजन में एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। आंसर क्या है भाई? स्टार्ट करते हैं। ये जो महात्मा गांधी का कोट है, इट सजेस्ट दैट, है ना, हमारे पास ट्रू पर्पस या मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? दूसरों की सेवा करना, है ना। When we devote ourselves to help other, we became more connected to our own humanity, and हमारे पास find कर सकते हैं great sense of fulfillment and purpose। तो ऐसा बोल सकते हो कि this quote by महात्मा गांधी and this quote suggest that when we devote ourselves to helping others, we became more connected to our own humanity and find a greater sense of fulfillment and purpose। ना, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारे पास मोर कनेक्ट हो जाते हैं, एक फुलफिलमेंट एंड पर्पस समझ आता है भाई ज़िंदगी का। ओके, नाउ अगर एग्जांपल्स की बात करें, सो फॉर एग्जांपल examples that illustrate this quote। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं भाई? पहले हम मदर टेरेसा का एग्जाम्पल हमारे पास दे सकते हैं, है ना, कि कैसे इन्होंने हमारे पास, है ना, दूसरों की सेवा में अपनी ज़िंदगी दी। शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू सर्विंग पुअर एंड सिक पीपल इन इंडिया, and her selflessness and compassion inspired whom countless others to follow in her footsteps। She dedicated her life to serving the poor and sick in India, and her selflessness and compassion inspired countless others to follow in her footsteps। मदर टेरेसा की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे हम विनोबा भावे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिकॉज, है ना, उन्होंने जो भूदान मूवमेंट को एक तरह से आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं यार,
बिकॉज, है ना, ये बिकॉज हमारे पास जो कोटेशन है वो बोल रहा है कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो जो विनोबा भावे थे, है ना, वो हमारे पास जाने जाते थे फॉर द भूदान मूवमेंट, बिकॉज विच एम टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड फ्रॉम वेल्दी लैंड ओनर्स टू दी पुअर फार्मर। ही इज बेस्ट known for his Bhudan movement, which aimed to redistribute land from wealthy landowners to पुअर फार्मर्स। तो एक तरह से ये भी हेल्पिंग हैंड्स का नेचर बता रहा है भाई, है ना। हमारे पास डॉक्टर प्रकाश आमटे की बात कर सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर सोशल वर्कर थे ना भाई, है ना, थे मतलब हैं, है ना। इन्होंने एक हॉस्पिटल एंड सेवरल प्रोजेक्ट्स चलाए जिन्होंने बात की अबाउट इम्प्रूविंग दी लाइफ्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन द रीजन। महाराष्ट्र के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डेडिकेट करते हैं भाई अपना पूरा ज़िंदगी, है ना। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उनकी और उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले फॉर द ट्राइबल्स। तो उनका एग्जांपल दे सकते हैं लाइक डॉक्टर प्रकाश आमटे, डॉक्टर एंड सोशल वर्कर who has dedicated his life, who has dedicated his life to serving the tribal communities in the state of Maharashtra। ओके, सो ये सब एग्जांपल्स हम दे सकते हैं यार, है ना। मेधा पाटेकर का एग्जांपल दे सकते हैं। मेधा पाटेकर का जो कि एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, आई, है ना। उन्होंने जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो यहाँ पे चालू किया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत एक तरह से आप समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा काम किया था भाई टूवर्ड हेल्पिंग पीपल्स टू रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्लेवरी, है ना, एक बेहतर ज़िंदगी उनको देने के लिए। तो उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, हिज tireless work has helped to rescue thousands of children from slavery and give them a chance to lead better lives। ओके, सो इस प्रकार से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए भाई लास्ट में, कि जिसमें हमारे पास हेल्प जब दूसरों की सेवा करने से खुद की ज़िंदगी अच्छी होती है, ये हमको बताया जा रहा है। महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट था वो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस बाय डेडिकेटिंग आवर सेल्फ टू, है ना, कज, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हमको बता रहे हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ नथिंग बट सर्विंग अदर बाय डेडिकेटिंग आवर सेल्फ टू कज लार्जर, है ना, देन देमसेल्फ। दे हैव, मतलब इनका एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो ये लोगों ने हमारे पास जब अपना ज़िंदगी जो है बड़े कज के लिए दिया, दे हैव एबल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड फुलफिलमेंट इन देयर वर्क। दे नहीं, हम खुद की बात कर सकते हैं ना यार। बाय डेडिकेटिंग आवर सेल्फ टू सर्विस ऑफ अदर we can able to make a positive impact on society and find a fulfillment in our work। Thus by
dedicating our lives to the service of others, we can be able to make a positive impact on society and find fulfillment in our works. ओके तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था द बेस्ट वे टू फाइंड आवर सेल्फ इज टू लूज आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। महात्मा गांधी ने सबसे पहले हमने बताया कि भाई सर्विस, दूसरों की सर्विस करने से क्या होता है, कनेक्टेडनेस हमको फील होता है ना, हमारे पास फुलफिलमेंट एंड पर्पस समझ आता है ज़िंदगी का। एग्जांपल्स दिए डिफरेंट डिफरेंट, लाइक मदर टेरेसा ने ज़िंदगी दूसरे गरीब लोगों की सेवा में है ना, उनकी बीमारी को ठीक करने में लगा दी। विनोबा भावे ने कैसे अमीरों से जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर गरीबों को दिया। तो भूदान मूवमेंट की बात की, प्रकाश सामंते की बात की जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के हेल्थ के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी है ना। कैलाश सत्यार्थी की बात की, कैसे इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत थाउजेंड्स ऑफ लोगों को रेस्क्यू किया फ्रॉम स्लेवरी। तो हम बता सकते हैं कि कैसे दूसरों की सेवा करके हमारे पास एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आ सकती है, हमारे आप को हम बहुत ज़्यादा से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 था ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये भी हमारे पास एक कोटेशन है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है भाई। सोक्रेट्स का कोटेशन है, A system of morality which is based on relative emotional values is mere illusion. A thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates ने कहा था। फिर से एक बार पढ़ते हैं। A system of morality which is based on the relative emotional values is a mere illusion. A thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates ने कहा था। तो पहले तो इस कोटेशन का मीनिंग पढ़ाएंगे, फिर से अगर पढ़ते हैं भाई, 3 बार पढ़ना कम से कम जरूरी है यहाँ पे इस कोटेशन को। अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़, रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़ पे जो मोरालिटी सिस्टम बेस्ड होता है इज इल्यूजन। अ थोरोली वल्गर कंसेप्शन विच हैज़ नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको? वी कैन इंट्रोड्यूस बाई हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोट। बॉडी के अंदर हम बता सकते हैं कौन कौन से इंस्टेंसेस जहाँ पे इमोशनल वैल्यूज लेड टू सोसाइटल इश्यूज। ओके, तो ऐसे ऐसे हम इंस्टेंसेस के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे इमोशनल वैल्यूज़ जो हैं वो सोसाइटल इश्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व, ये भी हम बता सकते हैं। इसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड कर सकते हैं विथ अ वे फॉरवर्ड और वे अहेड। सो आंसर क्या होगा है ना, जो स्टेटमेंट है, आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोट। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं? इट इज हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ साउंड एंड ऑब्जेक्टिव मोरल सिस्टम रादर देन दोज विच आर बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव इमोशनल वैल्यूज। मतलब एक मोरल सिस्टम जो कि रिलेटिव इमोशनल वैल्यू को लैक करता है ना, जो रिलेटिव इमोशन पे है ना, मतलब भावनाओं पे जो मॉरल सिस्टम बेस्ड है ना भावनाओं पे नहीं बहना है भाई। इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय पर्सनल इंटरेस्ट, ओके, लीडिंग टू मॉरल कन्फ्यूजन एंड केओस इन द सोसाइटी। इसलिए भावनाओं पे कोई फैसले नहीं लेने हैं भाई। तो बोल सकते हैं कि द स्टेटमेंट
by Socrates highlight the importance of having a sound and objective moral system ना, ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम होगा, है ना, रादर देन बेस्ड ऑन इमोशनल थिंग्स, रादर देन वन मॉरल सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव इमोशनल वैल्यूज। ओके, तो इमोशनल मतलब भावनाओं से फैसले नहीं लेने हैं भाई। उसके बाद हमारे पास कुछ इंस्टेंसेस की बात कर सकते हैं जहाँ पे आदमी भावनाओं पे, इमोशनल वैल्यूज के बेस्ड पे, है ना, डिसीजन ले लेता है। जैसे सोसाइटल इश्यूज आ जाते हैं यार, इंस्टेंसेस वेयर moral system based on emotional values has led to societal issues। पहले तो हमारे पास एकदम अच्छा एग्जांपल है भाई, जो डाउरी सिस्टम है, उसका यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर गिविंग एंड रिसीविंग डाउरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन इमोशनल वैल्यूज एंड सोशल प्रेशर रादर देन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सो इससे क्या होता है, इट लीड टू वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड देयर फैमिलीज, है ना, एंड देन रिजल्टिंग इन हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट देम। इन इंडिया the practice of giving and receiving dowry is based on emotional values and social pressure rather than emotional values and social pressure rather than objective criteria, which leads to harassment or which often resulting in harassment and violence against them, and often result in harassment and violence अगेंस्ट देम। हमारे पास जो कम्युनलिज्म है वो भी हम बोल सकते हैं कि देखो ये भावनाओं पे बह के लोग जो फैसले लेते हैं, है ना, रिलीजन के ऊपर, वो भी एक तरह से आप समझ सकते हो, है ना, दिक्कतें ही आती है सोसाइटी में, है ना। कम्युनलिज्म प्रिवेंट वेयर पीपल्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द रिलीजियस एफिलिएशन रादर देन देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। सो दिस इमोशनल वैल्यू system has led to conflict, riots, communal tension between different religious community is prevalent where people are identify based on their religious affiliation rather than their common humanity। है ना, लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स एंड कम्युनल टेंशन
that leads to that may leads to conflicts, riots and communal tension. ओके तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं भाई, हमारे पास करप्शन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज करप्शन इन इंडिया इज ऑफन based on emotional values such as greed, power and entitlement rather than objective values like morality and legality. Corruption in India is, ऐसे लिखते हैं, often based on emotional values such as lalach, that is greed, power and entitlement rather than objective morality and legality. Okay, and this leads to what? Widespread social and economic inequality, leading to widespread social and economic inequality. लास्ट में कंक्लूड करेंगे वो मेंशनिंग दैट सेक्रेट का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हमको एम्फेसिस दे रहा है कि हमको ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हेल्प करेगा, है ना, टू सर्व द फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग. सेक्रेट्स statement emphasize the importance of having an objective moral system in society which can serve as a foundation of ethical behavior and decision making. ओके, ये क्वेश्चन था भाई. क्वेश्चन क्या था? सिस्टम ऑफ मॉरलिटी विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज इज मेयर इल्यूजन, है ना, भावनाओं पे आके कोई फैसले लेते हो, कोई भी मॉरलिटी सिस्टम है तो इट इज वल्गर कंसेप्शन, है ना, इज मेयर इल्यूजन, अ थोरली वल्गर कंसेप्शन विच हैज नथिंग साउंड इन इट एंड नथिंग ट्रू. तो हमको हमेशा किस पे फोकस करना चाहिए, है ना, हमेशा हमको फोकस किससे करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम फोकस करना चाहिए. हमने एग्जांपल देखे कैसे करप्शन के अंदर पावर, ग्रिड एंड एंटाइटलमेंट का जो लालच है, वो इमोशनल जो वैल्यूज है वो हमारे पास, है ना, सोशल इनइक्वालिटी लाती है. हमारे पास जो कम्युनलिज्म वो भावनाओं में आके, है ना, चीज़ें ली जा रही है, रिलीजियस एफिलिएशन को देखते हुए चीज़ें, है ना, समझी जा रही है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट, राइट्स एंड कम्युनल टेंशन हो सकता है. तो हमको ऑब्जेक्टिव मॉरल सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, है ना, इमोशनल मॉरल वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना चाहिए. तो इस प्रकार से हमने 2019 के अंदर जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए थे वो कवर करते हैं यार. इसके बाद हम 2019 की जो मेंस में जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर देखेंगे.